आज आपके साथ जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मुगल काल में भू राजस्व प्रशासन या भू प्रशासन को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अब भू प्रशासन के अंतर्गत देखिए आप नस्क प्रणाली, नस्क प्रणाली देखिए। अब नस्क प्रणाली जो है किसानों द्वारा पिछले वर्ष में किए गए भुगतान के कच्चा अनुमान पर आधारित थी। यानी एक तरह से नस्क प्रणाली जो थी रफ स्टेटमेंट था, एक रफ स्टेटमेंट कह सकते हैं, कच्चा अनुमान कह सकते हैं। यानी नस्क प्रणाली जो है किसानों द्वारा पिछले वर्षों में किए गए भुगतान का एक कच्चा अनुमान था या रफ स्टेटमेंट पर आधारित थी। वहीं पर देखे मान लीजिए कनकूत प्रणाली बटाई का संशोधित रूप थी, इसे दाना बंदी भी कहते थे। अब कनकूत देखिए मतलब जो है मतलब बटाई जो है संशोधित रूप थी और इसे जो है दाना बंदी भी कहते थे। वहीं पर देखिए नस्क प्रणाली को गुजरात में नस्क ए जुज और कश्मीर में नस्क ए गल्ला बख्श कहा जाता था। यानी नस्क प्रणाली को गुजरात में नस्क ए जुज और कश्मीर में नस्क ए गल्ला बख्श कहा जाता था। वहीं पर देखिए जाप्ती प्रणाली के प्रारंभ का जो श्रेय है वो टोडरमल को जाता है। अब जाप्ती प्रणाली का जो प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो टोडरमल को जाता है। इसे टोडरमल का बंदोबस्त भी कहा जाता है। किसको? जब्ती प्रणाली को, जब्ती प्रणाली को ही। अब इसे मतलब टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। भू राजस्व को मनों में निर्धारित किया जाता है, यानी मन होते थे जो है जैसे, और क्षेत्रीय आधार पर भू राजस्व की फसलवार नकदी अनुसूचिया या तालिकाओं को दस्त रूल अमल अविहित किया जाता था। वहीं पर देखे मतलब जाए एक तरह समझिए भू राजस्व को मनों में निर्धारित किया जाता था और क्षेत्र आधार पर भू राजस्व की फसलवार नकदी अनुसूचिया या तालिकाओं को दस्त रूल अमल अविहित किया जाता था। अब देखिए यहां पर देखिए आगे देखिए है अब अकबर द्वारा चलाया गया इलाही सम्मत, जिसे कहते हैं इलाही सम्मत, इलाही सम्मत। अब इलाही सम्मत था क्या? देखिए अकबर द्वारा चलाया गया इलाही सम्मत फसली सम्मत था, यानी फसली सम्मत होता था। फसली सम्मत या इलाही सम्मत से किसानों को भू राजस्व अदा करने तथा मुगल शासन को अपने राजस्व अभिलेख तैयार करने में भी सुविधा हुई। मतलब एक तरह समझिए आप जो है अकबर द्वारा चलाया गया इलाही सम्मत फसली सम्मत था और फसली सम्मत से किसानों को भू राजस्व अदा करने में और मुगल प्रशासन को अपने राजस्व अभिलेख तैयार करने में काफी सुविधा हुई या प्राप्त हुई। वहीं पर देख खेती की पैमाइश करने वाले व्यक्ति को किसानों द्वारा एक दाम प्रति बीघा जरिमाना या जाबिताना देना पड़ता था। यानी कि खेती की पैमाइश करने वाले व्यक्ति को किसानों द्वारा एक दाम प्रति बीघा, जिसे कहते हैं जरिमाना या जाबिताना, देना पड़ता था। वहीं पर देखिए दहसेरी नामक एक कर प्रति बीघा के हिसाब से वसूला जाता था। यानी एक दहसेरी कर भी है, दहसेरी कर जो है नामक एक कर को जो है प्रति बीघा के हिसाब से वसूला जाता था। किसानों द्वारा गांव की बढ़ाई, लोहार, नाई, धोबी, पुजारी को अनाज के रूप में खुराकी देनी पड़ती थी। देखिए किसान गांव के बढ़ाई, लोहार, नाई, धोबी, पुजारी को अनाज के रूप में खुराकी देनी पड़ती थी। खुराकी देखिए यह खुराकी, खुराकी देनी पड़ती थी। अब वहीं पर देखिए मतलब जो है गैर स्वीकृत कर, यानी कि जो है जो कर स्वीकृत नहीं थे, गैर स्वीकृत करों को अबवाब कहते थे। यानी अबवाब, अबवाब कहते थे, यानी कि जो है गैर स्वीकृत करों को अबवाब कहते थे। अकबर ने कृषि विकास हेतु या कृषि विकास के लिए अकाल के समय में
किसानों को ऋण देने की प्रथा शुरू की, जिसे तकाबी कहा जाता था। मतलब देखिए जो है, जिस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में तकाबी सौंदर्य ऋण की बात करते हैं, तो यहां पर भी इस तरह की बात हो रही है। अकबर ने कृषि विकास हेतु या अकाल के समय में किसानों को ऋण देने की प्रथा शुरू की, जिसे तकाबी कहा जाता था। जिस जीवन निर्वाह के लिए प्रदत्त भूमि अनुदान को मदद ए मास कहा जाता था। यानी जीवन निर्वाह के लिए प्रदत्त भूमि अनुदान को मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयूर गल भी कहते थे। मतलब क्या कहते हैं? सयूर गल। यानी सयूर गल देख क्या होता था, देखिए, जीवन निर्वाह के लिए प्रदत्त भूमि अनुदान को मदद ए मास भी कहते थे और इसे ही सयूर गल भी कहा जाता था। ये अनुदान विद्वान, धार्मिक संतों आदि को दिए जाते थे। एइमा जागीरें मुस्लिम धर्मविदों और उलेमाओं को प्रदान की जाती थी। कौन सी? एइमा, 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 एइमा। देखिए ध्यान से इंग्लिश को जो है, मतलब जो है एइमा जागीर मतलब जो है मुस्लिम धर्मविदों, धर्म विद्वान और उलेमाओं को प्रदान की जाती है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, मतलब जो है मुस्लिम धर्मविदों और उलेमाओं को कौन सी जागीरें दी जाती थी। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान रखिएगा। एइमा जागीर जो है मुस्लिम धर्मविदों और उलमाओं को प्रदान की जाती थी। जहांगीर ने मदद ए मास के अनुरूप ही अलग गमा जहांगीर अनुदान प्रारंभ किया। अलग मगा यानी अलग मगा, अलग मगा। अब देखिए, मतलब जो है जहांगीर ने मदद ए मास के अनुरूप ही अल मगा जागीर अनुदान प्रारंभ किया। यह जागीर अमीरों और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। जिन भू राजस्व योग्य जमीनों को व्यवस्था केंद्रीय दीवाने वजारत द्वारा की जाती थी, यानी जिन भू राजस्व योग्य जमीन की व्यवस्था केंद्रीय दीवान ए वजारत द्वारा की जाती थी, उस भूमि को खालसा भूमि कहलाते थे। मतलब एक बार ध्यान दीजिए, जिन भू राजस्व योग्य जमीन की व्यवस्था केंद्रीय दीवान ए वजारत द्वारा की जाती थी, उसे खालसा भूमि कहते थे। वहीं पर देखिए, आइन ए अकबरी में रबी या बसंत के पैदावार को 16 फसलों और खरीफ की या शरद की मौसम की 25 फसलों के भूमि राजस्व दरों का उल्लेख मिलता है। यानी आइन अकबरी में रबी के पैदावार की 16 फसलें और वहीं पर खरीफ मौसम की 25 फसलों की भू राजस्व दर का उल्लेख मिलता है। किसमें? आइन ए अकबरी में है। वहीं पर देखिए, 17वीं शताब्दी में जहांगीर के शासन काल में तंबाकू तथा मक्का की खेती शुरू हुई। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आता है, तंबाकू और मक्का की खेती किसके समय शुरू हुई है? वो देखिए हमारे जो है 17वीं शताब्दी जहांगीर के शासन काल में तंबाकू और मक्का की तैयार हुई फसल खेती शुरू हुई। अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसान को खुदकाश्त कहा जाता था। यानी खुदकाश्त, अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसान को खुदकाश्त कहा जाता है। यानी खुदकाश्त। वहीं पर देखिए, मतलब जो है दूसरों की जमीन पर या बटाई पर खेती करने वाले किसान को पाही काश्त कहा जाता था। यानी अपनी जमीन पर खेती करने वाले को खुदकाश्त और दूसरों की जमीन पर बटाई करने वाले किसान को पाही काश्त कहा जाता है। मतलब दूसरों की जमीन पर या फिर बटाई पर खेती करने वाले किसान को पाही काश्त कहा जाता था। किसानों को एक साथ अनेक कर देने होते थे, जिन्हें वजूहत कहा जाता था। देख क्या कहता? वजूहत, वजूहत यानी वजूहत कहा जाता था। अब देखिए, मतलब किसानों को एक साथ अनेक प्रकार के कर देने होते, जिन्हें वजूहत कहा जाता था। इसमें पशु को चराने, बाजार कर, फलों उत्पादन आदि शामिल थे। अब देखिए जो है, इसमें देखिए मैंने आपके साथ जो है, जो मुगल काल में भू प्रशासन जो था उसके बारे में डिस्कस किया। देखिए इसमें इतना ही कुछ है, आगे